हेलो, वेलकम आवर सेकंड क्लास। आज हम जो करने वाले हैं वो आपका टॉपिक है नंबर सिस्टम। सबसे पहले तो हम जानते हैं क्या होता है नंबर सिस्टम। इससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चंस भी आते हैं कन्वर्जन के लिए। तो हम ये आपको बताते हैं सबसे पहले कि नंबर सिस्टम क्या होता है कंप्यूटर के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए हमारे पास ये है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है, मतलब हम सभी जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो नंबर्स के साथ में करता है। जो कि नंबर होते हैं 0 और 1, जो भी वर्क करता है वो इन नंबर्स के साथ में वर्क करता है। इन नंबर को हम कहते हैं बाइनरी नंबर्स, ठीक है। अब इन नंबर से मतलब क्या हुआ कि जो भी कंप्यूटर समझता है, मींस जो भी वो इनपुट लेता है, एक्चुअल कंप्यूटर मींस प्रोसेसर, जो भी वो इनपुट लेता है, जो भी आउटपुट देता है, वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 देता है और 0 1 ही देता है, ठीक है। उसके अलावा जो हम देते हैं वो अल्फ़ाबेटिक में होता है, पिक्चर्स में होता है, टेक्स्ट में होता है, वो अलग अलग वे में होता है। लेकिन जो कंप्यूटर रिसीव करता है वो उसी डाटा को एज सिंपल 0 और 1 की फॉर्म में ही रिसीव करता है, उसी की फॉर्म में हमें वो देता है। लेकिन हम इसको 0 1 को अपने लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम कन्वर्टर्स यूज करते हैं। तो उसके लिए हम बाद में बताते हैं आपको डिटेल में, लेकिन हम फिलहाल में फोकस करते हैं नंबर सिस्टम पे। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम वो है जिससे हमें, देखो, जो बाइनरी यूज कौन करता है, कंप्यूटर। और जो हम मैनुअली वर्क में जो वर्क करते हैं वो होता है डेसिमल, ठीक है ना। लेकिन नंबर सिस्टम में 4 तरह के नंबर्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो है डेसिमल, हमारे लिए हम अपने को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। डेसिमल के बाद में जो कंप्यूटर होता है वो होता है बाइनरी पे वर्क करता है, तो इसीलिए बाइनरी। उसके बाद ऑक्टल, और उसके बाद हेक्साडेसिमल। तो ये नंबर, जो नंबर सिस्टम में अलग अलग नंबर हैं, ये किस लिए हैं, मतलब इनको किस बिहाफ पे डिफरेंस दिया गया है, तो वो हम देखते हैं फिलहाल में। वो है कि डेसिमल नंबर जो है इसमें सिर्फ 10 वैल्यू होती हैं इसके अंदर, मतलब 0 से लेके 9 तक जो अंक हैं वो क्या होंगे। अगर हम कोई भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अगर हम इन डिजिट से मिलकर कोई भी नंबर बनाते हैं तो वो एक वैलिड डेसिमल नंबर होगा। और इसके नीचे हम लिखते हैं 10, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका बेस। क्या बोलते हैं? इसका बेस या फिर रेडिक्स। ओके। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हम क्या करा रहे हैं और किस लिए है। तो हमें जो ध्यान रखना है कि ये जो डेसिमल नंबर है हम इसे कैसे पहचानेंगे। मान के चलो मैंने कोई भी नंबर बनाया है 1 0 1 0 1 1 0, ठीक है। अगर मैं इसके नीचे 10 लिख देता हूँ तो जाहिर सी बात है ये एक वैलिड डेसिमल नंबर हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर 0 भी है और 1 भी है। तो आप ये देख के ये नहीं कह सकते ये एक बाइनरी नंबर है। ये बाइनरी नंबर भी हो सकता है, लेकिन इसके नीचे जो लिखा है वो क्या लिखा है, 10, तो मतलब ये एक डेसिमल नंबर है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि इसका बेस क्या है, मतलब ये नंबर कौन सा है। तो एक एक तरह से ये हमें बताता है कि ये जो हमारे सामने नंबर है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है ना। जैसे आपका सरनेम होता है ना, उसी तरह से इनके लिए बेस होता है कि हमें ये डिफाइन करता है कि ये जो नंबर सिस्टम में ये जो नंबर दिया है ये किस कैटेगरी से है, डेसिमल नंबर से है, बाइनरी नंबर से है, ऑक्टल नंबर से है, या फिर हेक्साडेसिमल नंबर से है, ठीक है। तो हम ये बात देख लेते हैं अब। जो बाइनरी नंबर होता है उसमें क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। बाइनरी नंबर में सिर्फ ये होते हैं 0 और 1, सिर्फ 0 और 1। और इसका बेस क्या होता है, अगर हम इस 10 की जगह पे 2 लिख देते हैं तो ये एक वैलिड क्या है, बाइनरी नंबर है, क्योंकि इसमें 1 और 0 के अलावा कोई किसी भी अदर नंबर का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 3 6 8 9 2 इसके बेस में, तो ये एक इनवैलिड बाइनरी नंबर है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2, क्योंकि मैंने इसमें 0 और 1 ही लिए हैं, तो ये एक वैलिड बाइनरी नंबर है, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारा ऑक्टल नंबर है उसका क्या आधार है वो भी हम दिखाते हैं आपको।
उससे पहले हम ये आपको ये बताना चाहेंगे कि जो नंबर सिस्टम जिसने हमें समझाया है, बताया है, जिन्होंने ये इन्वेंशन किया है, इंट्रोड्यूस कराया हमें, उनका नाम है गॉटफ्रीड लेबनिज। इन्होंने हमें बताया है कि जो नंबर सिस्टम है वो क्या है, कैसे वर्क करता है, इसकी हम कैसे किस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं। कन्वर्जन हम आपको बताएंगे, पहले हम इनसे इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पूरी तरह। तो ऑक्टल नंबर जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं 8, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब मैंने इसमें तो लिखा है लास्ट में 7 और मैं कह रहा हूँ कि ये 8 है, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से 1 से लेकर 7 तक 7 हुए और एक 8, ठीक है। तो और जो इसका बेस होगा वो 8 ही होगा और हम इन्हें ऑक्टल नंबर कहते हैं। अब देखो मैं इसमें से कोई भी संख्या बनाता हूँ, 1448, 1248, ठीक है। तो अगर मैं इसे कहूँ कि ये एक ऑक्टल नंबर है, इसके बेस में लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक गलत और इनवैलिड ऑक्टल नंबर है, ठीक है ना। इसका मतलब ये एक इनवैलिड ऑक्टल नंबर है। वो किस लिए? क्योंकि इसमें 8 है और हमने जो रेंज दी है इसमें 8 नहीं है। मैक्सिमम जो नंबर हो सकता है वो कौन सा हो सकता है? 7। अगर हम यहाँ लिखते हैं 3, 5, 7 और 8, तो यस, दिस इज अ वैलिड ऑक्टल नंबर। ओके, द नेक्स्ट वन इज हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर वो होते हैं जो 16 होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, इनमें डेसिमल नंबर तो होते ही हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्लस। अब वो देखते हैं क्या है। इसमें हम 10 की जगह लिखेंगे A, B, C, D, E और F। मतलब क्या हुआ, जो आपका 10 है उसको हम 10 से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा? 0 और 1 हमारे पास इसमें पहले से ही होता है। अब मान के चलो मैं कोई भी नंबर बनाता हूँ 16, यहाँ इसका बेस लिखेंगे, तो अगर मैं इसको 10 लिखूंगा तो हमें लगेगा कि 1 अलग है और ये 0 अलग है ना। 10, 16, 2 मैं इसे लिखते जाऊंगा, तो हम कह सकते हैं इसमें से हम लिख सकते हैं इसको, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम ये कैसे बता सकेंगे कि ये इसमें जो 10 से बड़ी कोई भी वैल्यू इसके अंदर है या नहीं है? तो उसके लिए हमें इस 16 को, खैर तो 16 आएगा नहीं, सॉरी, 15 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसको हम यहाँ लिखेंगे F और इसको लिखेंगे A। AF2 अगर हम इसको लिखते हैं और इसके नीचे बेस में हम लिखते हैं 16, तो ये एक वैलिड हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी और ये नहीं होगी। तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं हम A का मतलब 10 होता है, B का मतलब 11 होता है, C का मतलब 12 होता है, D का मतलब 13 होता है, E का मतलब 14 है और F का मतलब 15। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि नंबर सिस्टम है, इसकी ये कैटेगरीज हैं। बस एक बात समझ लेनी है, जैसे मान के चलो और कोई भी ऑक्टल नंबर है हमारे पास, ऑक्टल नंबर में 0 से लेकर 7 तक होता है, ठीक है। अगर हम कोई डेसिमल नंबर बनाते हैं उसमें लिखते हैं 1, 2, 7, तो अगर हम यहाँ डेसिमल लिखते मीन्स 10 लिखते हैं तो ये एक सच में वैलिड डेसिमल नंबर होता है। और अगर हम यहाँ लिखते हैं 8 तो ये एक ऑक्टल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ लिखते हैं 16 तो ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू भी हो सकती है। और अगर हमें लिखते हैं 2, मतलब अगर इन्हें लिख देते हैं 2 तो मतलब क्या होगा कि ये एक इनवैलिड बाइनरी नंबर होगा, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ 8 और मैं यहाँ लिख दूँ 8, तो ये एक इनवैलिड नंबर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 10 तो ये एक वैलिड नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये वैलिडेशन और इनवैलिडेशन आपको ज़रूर ध्यान रखनी होगी, नहीं तो आपका क्वेश्चन या कोई भी है जो आप कर रहे हैं तो वो आपका गलत हो सकता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इनका कन्वर्जन कैसे होता है, जो मेन पॉइंट जो है ना।
चलो भाई, तो अब सबसे पहले जो हमारा नंबर होता है अपना खुद का डेसिमल नंबर, ठीक है, हमें अपने नंबर को कंप्यूटर के नंबर में, मतलब बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसे हम पढ़ रहे हैं कन्वर्जन। ठीक है, अब इस कन्वर्जन को पढ़ने के लिए सबसे पहली बात हमें क्या ध्यान रखना है, हमें लेना है एक डेसिमल नंबर। आपके लिए, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 100 में से 100 नंबर। ठीक है, तो हम इस 100 को ले लेते हैं एक डेसिमल नंबर के रूप में। ठीक है, और हमें इसका क्या पता करना है, इसका बाइनरी नंबर। हमने ये कैसे पता किया कि ये बाइनरी नंबर चेंज करना हमें इसके बेस से। ठीक है, क्या जो हमें इसमें कन्वर्जन करना है वो किस बेस में हो रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इस वैल्यू को 100। ठीक है, अगर हमें कभी भी किसी भी डेसिमल नंबर को चेंज करना पड़े, चाहे वो बाइनरी हो, चाहे वो ऑक्टल हो, चाहे वो हेक्साडेसिमल हो, ठीक है ना, मीन्स बेस 8, बेस 16, अगर हम डेसिमल से, अगर यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ चाहे 2 है या 8 है या 16 है, कुछ भी हो, मीन्स जो हमारी रूट है, मतलब जिससे हम चेंज कर रहे हैं, अगर वो 2 है, मीन्स 10 है, मतलब डेसिमल है, तो हमें जो सामने वाली वैल्यू है उससे डिवाइड करना होगा, डिवाइड होगा इस बेस से। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, 1 में तो होगा नहीं, 10 में करते हैं, 10 में मतलब 5, 0, कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा तो 0, 25, कुछ बचा, 0। बस 2 से ही देना है, ये नहीं है कि 5 से जा रहा है तो 5 से कर दो, 3 से जा रहा है 3 से कर दो, नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ इस बेस का ध्यान रखना है। ओके, तो ये कितने बार आएगा, 12। अब कुछ बचा, 1 बचा, तो वो भी हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, चाहे आपके साथ में कोई भी रिमाइंडर हो, मीन्स 0 है तो वो भी आपको मेंशन करनी होगी, अगर नहीं है, जो भी बच रहा है, जो भी रिमाइंडर है वो भी आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, तो इसके बाद 6, कुछ बचा, 0, 3, 0, नाउ 2, 1, द रेस्ट वन इज 1। ओके, अब देखो ये जो लास्ट में जो वैल्यू आई है, हम इसको कहते हैं बिट, MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, याद रखना। और हम जब ये कैलकुलेशन होने आने के बाद में इसे हम जब नंबर को लिखेंगे उसके लिए नीचे से लिखेंगे, जैसे 1 1 0 0 1 0 0। तो ये आपकी जो 100 नंबर होता है ना डेसिमल में, अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको बाइनरी में इतनी बिट लेनी पड़ेगी भाई, ये देख लीजिए आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें ये चेक करना पड़े, मान के चलो मैं इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ 0 नहीं है या 1 है, अब क्या पता कि ये सही है या क्या गलत है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि हम इसको, जैसे हमने डिवाइड करके इसको बाइनरी में चेंज किया है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके डेसिमल में चेंज करेंगे। ठीक है, वो देखते हैं कैसे, यही कर लेते हैं। हाँ देख लेना, 1 1 0 0 1 1 0, ये जो लास्ट वाली बिट होती है इसका भी एक नाम होता है भाई, LSB की फुल फॉर्म लिख देते हैं हम आपके लिए, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और MSB में
आपको लीस्ट को रिप्लेस करना है मोस्ट से। ठीक है, अब आपने ये नंबर लिखा है 11000100, ठीक है, ये नंबर है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपकी MSB है, सबसे नीचे वाला नंबर समझ लीजिए, तो इसे हम अपने राइट साइड में रखेंगे, इस नंबर के में, सॉरी लेफ्ट साइड में, इसे ही हम कहते हैं MSB और इसे कहेंगे हम LSB। ठीक है, अब देखते हैं, आपको ये चेक करना है कि ये सही है या गलत है। तो हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने इसका मल्टीप्लाई किया था, ओ डिवाइड किया था, वैसे ही हम इसका अब क्या कर लेते हैं। देखो ये 0 है, हम यहाँ 0 लिख लेनी है, 0 1 0 0 1 और 1। ठीक है, अब हमने इसमें जो, जब हमने इसको डेसिमल को बाइनरी में चेंज किया तो कौन सी वैल्यू थी, वो डिवाइड करने वाली 2 थी। मतलब ये जो कौन सा नंबर है, ये एक बाइनरी नंबर है। तो जो इसका बेस है ना, इसकी हम पावर से इसके साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 2 × 2⁴ पीछे से स्टार्ट करेंगे और 0 पावर लेंगे सबसे पहले, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक एक पावर हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, इसके लिए अगर आप यहीं देख लेते हैं, 2⁴ × 2 × 2⁴ 1 × 2 × 2 2 × 3 2 × 4 2 × 5 एंड 2 × 6। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अब ये जो 0 वाले नंबर हैं ये तो कट जाएंगे। अब हाँ, एक बात और याद रखनी है आपको कि ये जो कोई भी वैल्यू है जिसकी पावर 0 है, इवन 0 की पावर भी 0 है, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो यूनिवर्सल वैल्यू होती है। तो इस वैल्यू को हम बड़ा कैपिटल 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, चाहे वो इसकी पावर भी 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। ठीक है ना हाँ भाई, तो हम यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करें, पीछे से है तो अब 2 की पावर वैल्यू 2 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। 1 × 0 1 या 0 क्या होगा। मेरे सभी होशियार बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो 1 बता रहे हैं। और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, मीन्स 2 × 0, फिर से 0, 1 × 4, 2 की पावर 2 मीन्स 4। अब क्या होगा इसका, 4। 2 की पावर 3 मीन्स 8 × 0। 2 की पावर 3 का मतलब 6 नहीं होता है। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 का खुद से 3 बार का मल्टीप्लाई होना, ना कि 2 × 3। ठीक है ना, ये बात बहुत बेसिक है, पता होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और 2 की पावर 4 का मतलब 8 नहीं होगा, यहाँ भी 16 ही होगा। और इंटू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। 2 की पावर 5 का मतलब 16 2 ज़ा 32, और इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, 32, और ये होता है 64 × 1, तो ये हो जाएगा 64। अब देखो भाई, ये जो नंबर आपके सामने आए हैं ये हमें करने हैं एडिशन करना है इनका। तो 64 प्लस 32, द नेक्स्ट वन इज 4 ओनली। अगर आप
ने पिछली क्लास ली है, अभिकस के बारे में पढ़ा है, तो उस यंत्र के बारे में याद करते हुए, चार्ल्स बेबेज को अंतर्ध्यान में नमन करते हुए हम ये सम करने जा रहे हैं। 4 2 4 10 0, ऊपर क्या आ जाएगा 1 1 6 7 3, अरे वाह, ये तो 100 आ गया है ना। मतलब क्या हुआ कि जो हमने ये बाइनरी नंबर दिया है, क्या नंबर दिया है 1 1 0 0 1 0 0, ये बाइनरी नंबर बिल्कुल बिल्कुल इक्विवेलेंट है। जब अगर हम इसको लिख देते हैं 10 100 बेस ऑफ 10, मतलब अगर हम 100 को एक क्या लिखते हैं डेसिमल नंबर के तौर पे, ठीक है, तो ये एक वैलिड नंबर होगा और इसका ये क्या है बाइनरी नंबर है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं किससे रिलेटेड। अब जरूरी नहीं है हर ऑनलाइन लेक्चर देखने वाला बच्चा पढ़ाई कर रहा हो, उसके लिए एक नंबर और होता है, ठीक है ना। अगर ये एक 10 डेसिमल नंबर है तो इसको भी देख लेते हैं हम, कौन सी वैल्यू में चेंज करेंगे, बाइनरी में ही करेंगे। 2 4 7 एंड 1 1, देखो 14 है, 14 को 7, और ये कितना समझ में आ रहा होगा किस तरह से लाए हैं, 3 और 5, 1 बच रहा है ना एक, और यहाँ क्या आएगा 1 7, फिर 1 बच रहा है, फिर 2, अब क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद में 1, अब 4, अब यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो हमें 0 मेंशन करनी पड़ेगी। 2 क्या लिखेंगे 2 0, 2 यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 0, ठीक है ना। अब देखते हैं इसको, हम यहाँ लिख लेते हैं, इधर ही लिख लेते हैं 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1, ये एक बाइनरी नंबर है। अगर आप किसी को ये कोड बताना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी क्लास लीजिए और देखिए, अगर आप किसी को ये मैसेज भेजना चाहते हैं ना, आई किल यू, या फिर आई मिस यू, वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर योर फीलिंग इज नाउ, ओके, तो भेजिए 1111, ये आपके लिए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं ये सही है या नहीं है, बाई चांस कोड डी कोड करे कोई, तो 2, क्योंकि हमने इसे 2 से डिवाइड किया तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे इसी साइड में, ये जो 1 है ये भी लिखना पड़ेगा ना हमें। अब देखो भाई, हमें जो जो जीरो हैं वो हटा दो तो भी ठीक है, 2 की पावर आप बेशक याद कर लीजिए इनके लिए। तो सबसे पहले 2 की पावर 7, ठीक है, प्लस 2 की पावर 3 आ रही है इसके बाद में, क्योंकि ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, 2 की पावर 3, इसके बाद में 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 1, और सॉरी प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 2 4, और इसकी वैल्यू 8, 8 ही होगी ना, या 6 होगी, 8 ही होगी। अब इसकी वैल्यू क्या होगी तो देख लेते हैं। 2 की पावर 3 की वैल्यू हमारे पास 8 आई है, इसकी 16 32 64 एंड 128, चलो देख लेते हैं।
128 प्लस 8 कितना हो जाएगा, और 4 2 1 इज 7, 7 and 8 15, यहीं कर लेते हैं। 8 5 13, 3 1, 1 2 3 और 4, वाह वाह, ये आपका नंबर आ गया वो जो आपने मैसेज किया है। ठीक है ना, मैसेज करो क्या, 1111। ठीक है ना। ओके, नाउ अब हमारा जी जो कन्वर्जन था किसका बीच में, बाइनरी और ऑक्टल, ये डेसिमल के बीच में, ये तो हमने देख लिया। अब जो हमारे पास ये दो अलग कंपोनेंट बचते हैं, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, इनको देखते हैं किस तरह से ये काम कर देते हैं। देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की बात है, बस छोटी सी बात है। सबसे पहले हम डेसिमल के साथ में देखेंगे, डेसिमल टू ऑक्टल। सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कोई भी डेसिमल वैल्यू लेनी पड़ेगी, छोटी ले लेते हैं समझने के लिए, बस समझना है आपको। सबसे पहले हम ले लेते हैं 88, और ये आपको चेंज करनी है ऑक्टल वैल्यू में। ठीक है ना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 88 को डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। ये कुछ ज़्यादा इजी हो गई, बट फिर भी कर लेते हैं। 1, ठीक है। अब 1 1 कैसे हो सकती है भाई, अगर कोई भी वैल्यू है 1 और 1 0, 8, ठीक है। और इसके बाद में ये 1, यहाँ कितना बचेगा, 3, ये 1 3 0। अब यहाँ हम 11 इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये एक ऑक्टल वैल्यू है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी वैल्यू चलेगी लेकिन लेस देन 8, नहीं सॉरी सॉरी, 8 से छोटी ही रहेगी वो। ठीक है ना, 1 3 0, यहाँ हम इसको 8 लिख सकते हैं। चेक करने के लिए सेम मेथड है, वो भी आपको बता देते हैं। MSB LSB इसमें भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है इसमें नहीं बोलेंगे। 8 की पावर 1, सॉरी 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 0 × 1 0, 3 × 8 24, 1 × 8 की पावर 2 मीन्स 64। ठीक है ना, 64 और 24 देखते हैं। भाई वाह, ये आपका जो वैल्यू आई है वो, ठीक है जी, यही आपका यहाँ पे वैल्यू था, और इसको आप यहाँ लिख सकते हैं 1 3 0 इज राइट करेक्टली इक्विवेलेंट टू 130 ऑक्टल नंबर के। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक हेक्साडेसिमल के लिए। हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन मीन्स अगर हमारे पास कोई भी डेसिमल वैल्यू है, हमें वो कन्वर्ट करनी है हेक्साडेसिमल में, तो सेम वे है।
14916 कितनी बार जाएगा 9, इसमें कुछ बचेगा 5, तो 95। ओके, अगर हम इसको थोड़ा सा और बड़ा रखते हैं इस वैल्यू को, तो आपको वो समझ में आ जाएगा ए एफ का यूज़ 159। ठीक है, वो भी नहीं आ पाएगा अभी, 169। क्या हुआ यहाँ पे 16, मतलब 10 बार जाएगी ये, इसमें यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 9। ठीक है, हम यहाँ पे इस 10 को क्या लिखेंगे ए। ठीक है, तो इसका जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी वो ये होगी A9। ए यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है 10 को। ठीक है, अगर हम यहाँ 10 लिखते तो ये आ जाता 109, है ना। और जो हम इसको कन्वर्ट करते किस में, तो इंटू 16 की पावर 0, इंटू 16 की पावर 1, इंटू 16 की पावर 2। आप देख लीजिए इसमें कितना ज़्यादा फर्क आ जाता अगर हम ऐसा करते। तो इसीलिए बिट को एक रखने के लिए इसमें बिट का ही मेन रोल होता है। बिट आगे पीछे होने से बहुत ज़्यादा फर्क आता है, इसीलिए हमें ये क्या करनी होती है, एक बिट बनानी पड़ती है। ठीक है ना, तो इसका क्या आ गया आपका A9, ये आपकी इक्विवेलेंट हो गई है। अगर हम किसी भी ऑक्टल वैल्यू को हेक्साडेसिमल वैल्यू में चेंज करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ ये पता है कि ऑक्टल को किस तरह से डेसिमल में, और डेसिमल की हमें पता है कि किस तरह से हेक्साडेसिमल में चेंज की जाती है। शॉर्टकट क्या होगा, तो उस शॉर्टकट को चेंज करने के लिए हमें पहले इसकी बाइनरी, फिर इसके बाद में इसकी हेक्सा हम बना सकते हैं। ठीक है, ये विस्तार रूप हम अगली क्लास में बता पाएंगे आपको। और इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ ये जरूर बताएंगे आपको, अगर आपके पास में कोई भी बाइनरी नंबर है उसको आपको ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये देख लीजिए। अच्छा, बाइनरी का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, कोई भी बिट है, उसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, और यहाँ पे बिट हमेशा मल्टीप्लाई में होती हैं बाइनरी, और यहाँ रखते हैं हम 8, ऑक्टल है ये, तो 8। अगर हमें इस बिट को इसके बराबर करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया है 2 × 2 × 2। मतलब अगर आपकी ऑक्टल की एक बिट है वो आपके बाइनरी के 3 बिट के बराबर होती है। अगर आपकी यहाँ पे हेक्साडेसिमल की बिट है तो वो आपकी कितने बाइनरी बिट के बराबर होगी, 1 2 3 4, और ये 1 2 3, मतलब 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 4, कितना होता है 8 16। अब कोई भी हम एक नंबर देखते हैं 10101111 000110। ठीक है, हमें इसको चेंज करना है किसमें, ऑक्टल में भी और हेक्सा में भी। तो हमें पीछे से पेयर बनाने पड़ेंगे, पहले हम इसके लिए करते हैं, तो 3 3। और देखो ये यहाँ पे एक अकेला रह गया, तो अगर इसके आगे अगर हम 0 लगा देते हैं तो इस वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ऑक्टल की वैल्यू कब कंप्लीट होती है वो देख लेते हैं। 3 बिट है, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 4 हो, मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। अगर हम इनका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3।
ठीक है, अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं तब भी, क्योंकि मल्टीप्लाई में हमेशा पावर ऐड होती है, ठीक है ना। 2 की पावर 3 आने के बाद में अब देखिए 4 और 2 और 1, 4 2 1 का सम कितना होता है हमारे पास? 7। 7 का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भी ऑक्टल नंबर होता है वो 7 से बड़ा नहीं होता है, मतलब 8 से छोटा ही छोटा होता है, 8 के बराबर भी नहीं होता है। सही बात है। तो हम इनको एक देख लेते हैं। 4 2 1, 4 2 1, 4 2 1, 4 2 1 और 4 2 1, इनको ऐड कर लीजिए। जिनके नीचे 1 है, जो 0 है उसको आप नेगलेक्ट कीजिए। नेगलेक्ट, 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 नेगलेक्ट। ओके, अब देखिए 6, पीछे वाली बिट 6, ये 0, 7, 2 और 1। तो ये आपका इस वैल्यू का क्या हुआ? ऑक्टल नंबर। हम इसको इरेज नहीं करते हैं, तो वो देखते हैं। इसके लिए हमें बनाते हैं अलग पेयर। इसके लिए हमें 4 4 के बनाने पड़ेंगे। और इसके लिए फिर हम एक और जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 8 4 2 1 करना पड़ेगा। इसके लिए हमें करना पड़ेगा 8 4 2 1। ये पहली बिट, दूसरी बिट, तीसरी बिट और चौथी बिट। अगर हम इसका सम करें तो यहाँ क्या आ जाएगा? 15 आएगा, नहीं आएगा? जाहिर सी बात है। और हेक्साडेसिमल वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होती है? 15 ही होती है। इसमें 16 तो बस इसकी बेस होती है, रेडिक्स होती है, ठीक है ना। तो 1 2 4 और 0 मीन्स 6, 2 और 4 6, 1 वो 0। अब इसके लिए भी 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, ठीक है ना। इसको हम सम करेंगे। 4 8 12, 12 को हम हेक्साडेसिमल में किससे डिनोट करेंगे? सी से। उसके बाद में 1 4, 1 और 4 5 होगा। उसके बाद में सिर्फ 1, 15C6 इज योर हेक्साडेसिमल वैल्यू फॉर दिस। बस आपको वो बाइनरी नंबर को पेयरिंग देखना है, ठीक है। अब देख लीजिए, आपके पास ये नंबर है, ये नंबर है, आप इसको किस तरह से एक्सटेंड करते हैं वो यहाँ देख लेते हैं। अगर आपके पास में कोई भी नंबर है, किस तरह का है? ऑक्टल नंबर है 157, बस। तो इसको 3 बिट में तोड़ लीजिए कि इसका सम क्या आए? 1 आए। 0 0 1, 5 का 1 0 1, 7 का 1 1 1। किस तरह से देखेंगे? 4 2 1, 4 2 1, 4 2 1, क्योंकि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ठीक है ना। इसी तरह से तो 1 2 और 4 7, 1 और 4 5, 1 तो 1, ठीक है। 157 हो गया। अब इसकी आप पेयरिंग कर लीजिए 4 4 की, ठीक है ना। तो वो क्या आ जाएगा? 1 1 1 1, मतलब F, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 8, सॉरी 8 नहीं 6 आएगा, क्योंकि 1 2 4 8, ये आ जाएगा 6। 6F is your hexadecimal for this number, octal number. Okay, so now next class, the next topic is word. Welcome to MS Office. तो भाई देखो, इसका मतलब ये है कि अब आपने जो नंबर सिस्टम पढ़ा है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आ रहे कन्वर्जन करने के लिए,
वैलिडेशन और इनवैलिडेशन के लिए रेडिक्स पूछ लेता है कि इस अगर हमारे पास ऑक्टल नंबर है तो उसका क्या बेस होगा, उसका क्या रेडिक्स होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम बताते हैं आपको वर्ड के बारे में। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी सभी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, उसको देख लेते हैं। ठीक है, एमएस ऑफिस के बारे में सबसे पहले, ये एक एमएस कॉरपोरेशन मींस माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन यूएसए की है। ठीक है ना, उन्हीं की ये एक तरह के एप्लीकेशन पैकेज हैं। ठीक है ना, इस पे हमें जो वर्क मिलता है वो है वर्ड फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग का। टेक्स्ट मीन्स फॉन्ट, जो हम लिख रहे हैं इसको हम अच्छे से फॉर्मेट और एडिट करने के लिए जो एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हमें अवेलेबल किया गया है वो है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड, ठीक है, ये एमएस वर्ड का मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब देखिए, हम इसको पहले आपका ये जो एमएस वर्ड की जो विंडो है हम इसको आपको समझाना चाहेंगे। सबसे पहले ये जो आपके सामने अपीयर होती है इसका क्या मतलब होता है, उसके बाद कुछ और बात बताएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया को हम क्या कह सकते हैं? टाइटल बार। ठीक है ना, वो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है ना न्यू डॉक्यूमेंट, ये जो फाइल खुली हुई है इसका नाम है, इसका टाइटल है। और ये जो वर्ड लिख रहा है ये हमें दिखाता है कि जिस एप्लीकेशन पे हम वर्क कर रहे हैं वो जो एप्लीकेशन है वो वर्ड है। ठीक है, ये जो तीन बटन आपको दिख रहे हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, इन तीनों बटनों के अपने अपने नाम हैं, बिल्कुल है, लेकिन इनका एक ग्रुप नेम होता है। एक्सपेक्ट करूंगा आज आपको कीबोर्ड की कंट्रोल बटन अलग होती है, ये कंट्रोल बटन्स अलग होते हैं। ठीक है ना, तो ज़्यादा दिमाग लगा कर ये ज़्यादा ना सोचें, ये आपकी थोड़ी सी इसको हम कह सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, इसके बाद जो आपके सामने है, ठीक टाइटल बार से नीचे, बात कर ली, इसके नीचे है जो है ठीक मेन्यू बार जिसे हम बोलते हैं, इसमें आपके सामने कुछ टैब्स होते हैं। ठीक है ना, इन टैब्स का मतलब ये है कि इसमें आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, मतलब अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग के लिए आपको यहाँ अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है ना, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग ऑप्शंस के लिए अलग अलग टैब है और अलग अलग टैब के लिए क्या करना पड़ेगा? अलग अलग ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने इस पे क्लिक किया हुआ है होम टैब पे, दिखा देता हूँ। होम टैब पे है तो इसके लिए अलग अलग है। होम टैब है, इसके अंदर एक ग्रुप है क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड के अंदर ये आपके लिए ऑप्शंस दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ग्रुप नेम दिया जाता है। ठीक है ना, इस ग्रुप के ये सभी ऑप्शंस हैं। फॉन्ट ग्रुप है, यहाँ पे आपके ये सभी ऑप्शंस हैं, क्लिपबोर्ड है, ये इसके ऑप्शंस है। और ये जो स्पेस है जहाँ पे आपको किसी भी टैब के ऑप्शंस ग्रुप्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिस्प्ले किए जाते हैं, इस जगह को हम कहते हैं रिबन। ठीक है, क्या कहेंगे? इस जगह को हम रिबन कहते हैं। और ठीक आपके ग्रुप नेम से नीचे आपको 1 2 3 दिख रही हैं, मीन्स एक तरह का स्केल है हमारे पास,
स्केल को हम रूलर कहते हैं, और रूलर की हम एक तरह की ओरिएंटेशन देखेंगे किस तरह से हमारे सामने अवेलेबल है। मीन्स ये हॉरिजॉन्टली है तो हम इसको क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल रूलर। एंड द नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये आपका वर्टिकल। ओके, जिसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अपनी स्क्रीन को ज़्यादा जूम कर लिया है या फिर किसी भी तरह से आपने लिखाया है तो आपके पास स्क्रॉल स्क्रॉल की डायरेक्शन वर्टिकली है तो वर्टिकल स्क्रॉल, और हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। ओके, इसके नीचे जो आपको दिख रहा है जहाँ पे ये आपको पेजेस, वर्ड, लेआउट और जूम, ये जो जगह है इसे हम स्टेटस बार कहते हैं, जहाँ पे आपको स्टेटस पता पड़ता है। ठीक है ना। इसको करने के लिए देखते हैं। अब देखो भाई, वर्ड का सबसे पहले जनक कौन है, तो वर्ड का जो जनक है ना उसे हम चार्ल्स सिमोनी मानते हैं। वो भी है वैसे तो चार्ल्स, ठीक है ना, द फादर ऑफ वर्ड, एमएस वर्ड, चार्ल्स सिमोनी। ठीक है ना। और इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एमएस वर्ड को किसके लिए ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, इसमें क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहली बात, ज़्यादा काम हम इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर करते हैं, तो टेक्स्ट के लिए हम क्या क्या है आपके पास वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, होम टैब में आप सबसे पहले जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं उसकी स्टाइल मीन्स फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक मीन्स इस तरह से तिरछा, है ना। बोल्ड का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा डार्क दिखेगा आपको। अगर यहाँ दिख रहे हैं ऐसा दिख रहा है नॉर्मल, और ये बोल्ड, ठीक है ना। अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए भी है। एबीसी का मतलब है, यहाँ पे ये जो आपको ये दिख रहा है एबीसी के ऊपर थोड़ी सी लाइन आ रही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब इसके ऊपर ये मैंने लाइन कर दी है, इसका मतलब है कि मैंने काट दिया है। ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है और मैंने इसको काट दिया है, ना कि मैंने इसको इरेज किया है ना। इरेज कर सकता हूँ तो यहाँ आपको दिखेगा ही नहीं कि यहाँ क्या था क्या नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर, और मुझे ये दिखाना है कि यहाँ पे लिखा हुआ था लेकिन ये यहाँ से हटाना है, तो हम इसको स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रो। और उसी के लिए बोल्ड के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की और होती है, वो मैं आपको बता दूं, जो वर्ड के बेसिक, तो वो देख लेते हैं हम। बोल्ड के लिए कंट्रोल के साथ में बी, इटैलिक के लिए कंट्रोल के साथ में आई, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल के साथ में यू। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट सेव करना है तो कंट्रोल के साथ में एस। अगर अब आपको ये देखना है कि आपका कहाँ पे स्टोर हुआ है। अगर हाँ, ये बात हमेशा याद रखना, अगर आप कोई भी फाइल अपनी सेव कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वर्ड में, कोई भी एप्लीकेशन है जहाँ भी आप अपनी कोई भी फाइल सेव कर रहे हैं, तो उसकी तीन बातें हमेशा आपको याद रखनी होती हैं। सबसे पहली बात वो होती है उसकी लोकेशन, कि आपके सिस्टम में वो फाइल कहाँ पे सेव होगी। दूसरी बात उसका नाम, कि उसका क्या नाम होगा। और तीसरी बात उस फाइल का टाइप, तो किस तरह की टाइप फाइल बनेगी। ठीक है ना, ये तीन चीज़ें होती हैं आपको ध्यान रखनी होंगी कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है,
अब इसके बाद हम बात करते हैं आपकी इंसर्ट में। इंसर्ट में क्या है कि हम इस डॉक्यूमेंट में कुछ डालना चाहते हैं, जैसे कि पेज इंसर्ट करने हैं, कोई टेबल इंसर्ट करनी है, कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई आर्ट बनानी है, कोई स्मार्ट आर्ट लेनी है, कोई चार्ट बनाना है, हेडर फुटर पेज नंबर, कोई लिंक देनी है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और देखो आपके लिए इसके में एक यूज और होता है आपकी ये सभी जो इसके साथ जो शॉर्टकट कीज हैं वो आपको हमारी पीडीएफ में मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा, सॉरी, ये जो इंसर्ट है, इस इंसर्ट में अगर आपको क्या करनी है, लिंक देनी है, लिंक, हाइपर लिंक मीन्स, तो उसके लिए आप Ctrl+K, ठीक है ना। अगर आपको इसमें कोई भी वर्ड रिप्लेस करना है, किसी भी वर्ड या किसी भी लाइन पे जाना है, तो उसके लिए रिप्लेस के लिए Ctrl+H, गो टू के लिए Ctrl+G, और फाइंड के लिए Ctrl+F होता है, ठीक है ना। और हमारे पास इसमें ये आपको 4 अलाइनमेंट और दिख रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। 4 अलाइनमेंट कौन कौन से होते हैं, हमने तो 3 ही देखे हैं, या तो हम इधर से लिख सकते हैं, या इधर से लिख सकते हैं, या हम बीच में से लिख सकते हैं। ये चौथा कौन सा होता है, तो वो भी हम दिखा देते हैं आपको। देखो पहला होता है लेफ्ट, जो हम नॉर्मली वर्क करते हैं, इसके लिए Ctrl+L, लेफ्ट अलाइनमेंट। दूसरा राइट अलाइनमेंट, जो भी हमारे मुस्लिम भाई होते हैं वो राइट अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं, है ना, आपने देखा भी होगा, आर। और इसके बाद होता है सेंटर अलाइनमेंट, Ctrl+E। ये चौथा जो है इसका नाम होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई करने के लिए क्या है, Ctrl+J। देखो भाई अलाइनमेंट का मतलब ये है कि हम नॉर्मली लिखना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से। तो जो आपकी राइट साइड होती है वहाँ की जो आप इंडेंटेशन देखेंगे ना, तो एक लाइन यहाँ तक जा रही है, एक यहाँ तक जा रही है, एक यहाँ तक जाएगी, एक यहाँ तक जाएगी। लेकिन जब राइट लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे हम यहीं से, यहाँ से एक पेज से एक प्रॉपर दूरी बनी रहेगी हमारी, लेकिन राइट साइड से कोई भी एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता। अगर हम राइट साइड से लिख रहे हैं तो ये जो लाइन हम इधर मेंटेन कर रहे हैं, ये लाइन हम इधर मेंटेन करेंगे, इधर कोई भी गैप मेंटेन नहीं हो पाएगा कभी, किसी से कोई 1 इंच, किसी से आधा इंच, किसी से कुछ पॉइंट्स में ही दूरी बनती रहती है हमारी इस मार्जिन से, पेज बॉर्डर से, ठीक है। और Ctrl+E मतलब सेंटर अलाइनमेंट में क्या होता है, हमें ना इधर से मतलब है ना इधर से मतलब है, बस इधर जो भी हम लिखते जाएंगे वो बीच में बढ़ता जाएगा, दोनों तरफ दोनों दिशाओं में बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ है, हम यहाँ रख दिया और कुछ ज़्यादा बड़ा है, तो वो इधर में भी बराबर बढ़ेगा, इधर भी बराबर बढ़ेगा, पूरी लाइन ओवर होने के बाद में दूसरी लाइन में जाएगा, वो बिल्कुल बीच में जाएगा, ठीक है ना। इसी से अब देखते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब है, आपकी जो बुक आपने देखी होंगी, आपने न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो उसमें इधर से भी और इधर से भी जैसा है बस वैसा ही दोनों तरफ से सेम अलाइनमेंट होता है। अगर ये आपका ये पेज बॉर्डर है और ये आपकी मार्जिन है, तो दोनों तरफ से सेम डिस्टेंस बना रहता है, हम इसको कहते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट, ठीक है ना। इसके लिए हमें अगर ये अप्लाई करना है तो Ctrl+J आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो .docx आपकी फाइल का एक्सटेंशन है। और ये आपको जानना है, मान के चलो आपके नाम की कोई भी वर्ड फाइल है आपके सिस्टम में सेव है, तो आप ये कैसे पहचाने कि डॉक फाइल है, तो मान के चलो pcc.docx, ठीक है। तो हम ये जान लेंगे कि हमारे पास क्या है, एक डॉक फाइल है, मीन्स वर्ड में बनाई गई फाइल है, ठीक है ना। अब जानने के लिए हमें एक्सटेंशन ज़रूरी होता है, ये किस एप्लीकेशन की फाइल है। जैसे कि हमें ये जानने के लिए ज़रूरी है कि आप किसके बच्चे हैं, तो आपका सरनेम एज अ आपका फादर नेम या फिर जो भी आपका सरनेम होता है जो फैमिली आपको देती है, उसे आप यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसी के लिए आपको ये एक एक्सटेंशन के तौर पे मिलता है, ठीक है, आपको लगाना ही होता है जिससे आपकी पहचान हो सके, ठीक है।
द नेक्स्ट वन इज एक्सेल। द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेल। हमारे पास जैसे पहले था वैसे ही है। इसमें टाइटल बार है, टाइटल बार में आपकी बुक 1। एक्सेल में जो हमारी वर्कशीट, जैसे वर्ड में था पेज, तो इसमें हमारे पास होगी वर्कबुक। ठीक है, इसमें हमारे पास वर्कबुक होगी, और वर्कबुक के अंदर हमारे पास होती है शीट। ये देखिए आपके सामने यहाँ पे शीट बना रही है। हम ऐसी कई शीट जिन्हें हम वर्कशीट बोलते हैं, हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस साइन आप देख रहे हैं, इसको आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ इसके थ्रू आप कई शीट इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहली बात ये देखनी है, टाइटल बार जैसे हमने वर्ड में बताया वैसे ही होता है, मेन्यू बार भी ऐसे ही होता है, और कोई भी इस टैब, ये इसमें जो टैब होते हैं मेन्यू बार में, जो इसके ऑप्शंस हैं वो भी आपके रिबन एरिया में ही होते हैं। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, सबसे पहली बात ये आपका नेम बॉक्स है। इसमें आपका नेम बताया जाता है, कौन सी सेल आपके पास हाईलाइटेड है। जैसे D8, तो यहाँ आप देख रहे हैं D8 है, आपकी ये सेल हाईलाइटेड है, हम इसको सेल कहते हैं। ये ABCD ये जो हैं ये आपके कॉलम होते हैं जो कि वर्टिकली हैं, और इन कॉलम्स का जो एक रेंज कह सकते हैं मैंने, वो होती है XFD तक। आपने ये जो वर्कशीट ली है, एक जो शीट 1 है, इसकी जो रेंज है वो XFD है। अगर हम इसको काउंटिंग में लें तो वो होता है 16384, 16384 कॉलम आपके पास आपकी एक्सेल की एक वर्कशीट में होती हैं। ठीक है ना। और यहाँ आप दूसरी साइड में देखेंगे, यहाँ आपको 1 2 3 मीन सीरियल नंबर भी देखेंगे जो कि आपको हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे हम रो कहते हैं। ठीक है, तो एक जो आपकी वर्कशीट होती है, आपकी वर्कबुक में एक जो वर्कशीट है, ये रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले आपकी कॉलम को और उसके बाद आपकी रो को डिनोट करते हैं। उसी तरह से देखिए डी आपका क्या है, एक कॉलम है, और आपका जो 1 है, 2 है, 8 है, ये आपकी एक रो है। तो हमने जहाँ इसका नेम दिया है वो क्या दिया है, D8, मतलब पहले रो, पहले कॉलम और फिर उसके बाद रो। ठीक है ना। और इसके इंटरसेक्शन से ही हमारी ये वर्कशीट बनती है। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कॉलम के बारे में। तो ये जो आपकी रो है, सॉरी, रो जो आपकी 1 2 3 में जो काउंटिंग में जाती है, इसकी जो रेंज है वो है 10,48,576। आप ये वेब सर्च कर सकते हैं, या फिर आपके पास सिस्टम है तो आप ये भी देख सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आपकी जो एक वर्कशीट होती है उसमें आपके पास कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखिए। और हम इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कितने शीट्स हम इसमें एक वर्कबुक के अंदर इन्वॉल्व कर सकते, तो उसकी रेंज 255 होती है। अगर आप समझ सकते हैं, मतलब एक जो संविधान की किताब है वो भी आप लिख सकते हैं, आप अपनी एक छोटी सी डायरी है वो भी, और एक छोटा सा लेटर पैड वो भी, मतलब आप एक वर्कशीट में भी अपनी वर्कबुक बना सकते हैं, और 255 वर्कशीट लगाकर भी आप अपनी एक वर्कबुक प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर फिलहाल में तो बहुत से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमारे पास में हैं, लेकिन जिस समय पर कुछ नहीं था तो उस समय एक्सेल था। ठीक है ना। तो एक्सेल के जनक का भी नाम अगर हम देखें तो वही है जो वर्ड का था, जिसे हम कहते हैं चार्ल्स सिमोनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सेल का यूज क्या है, ऐसा जो हम वर्ड में नहीं कर सकते जो हम एक्सेल में। उसके लिए जाहिर सीधी सी बात है, अकाउंटिंग, ऑटो करेक्शन। अगर आपको कोई भी नंबर है, कोई भी चीज़ है, अगर आपको एक शॉर्ट वे में लगानी है तो वो आप एक्सेल में कर सकते हैं।
कम एफर्ट देकर आपको कोई भी चीज़ अपने लिए फ्रंट पे लानी है तो उसके लिए भी आप एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी इसमें नाम नंबर लिखे हैं, उसको आप देखना चाहते हैं एक सॉर्टिंग के वे में, ठीक है, एक फिल्टर्स के यूज़ में कि मेरे को बस ये दिखाया दे, ये दिखाई दे, ये दिखाई ना दे, तो उसके लिए आप एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि मान के चलो आपके पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, करीब करीब 100 रो 100 कॉलम का एक वो है, तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? उसके लिए आप ये देख सकते हैं कि आप कुछ डाटा मैच करना है या फिर सर्च करना है, फाइंड करना है कि ये इसमें है या नहीं है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आप किसी भी एक सेल का रेफरेंस देकर उसको सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैनुअली अगर आपके पास में कोई भी ये चीज़ है तो आप उसको सर्च करने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन इसमें फंक्शंस का यूज़ हो जाता है, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ अगर अप्लाई करनी है फॉर्मूला या फंक्शन में, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इक्वल, आप किसी भी सेल पे जाकर सबसे पहले आपको इक्वल का सिंबल यूज़ करना होगा। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि, और आता भी है कि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन कोई भी चीज़ यूज़ करने के लिए एक्सेल में सबसे पहले कौन सा सिंबल अप्लाई किया जाता है, तो वो इक्वल होता है, ठीक है ना। इक्वल के बाद आपको जो भी लगाना है वो आप लगा सकते हैं। जैसे कोई भी अगर सम का फॉर्मूला है, इजीली बात करें हम, सम का है, प्रोडक्ट का है, या फिर आपको फ़िलहाल की जानकारी चाहिए तो नाउ एक फंक्शन होता है, वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी आपकी शॉर्टकट कीज़ हैं वो हम आपको आपके पीडीएफ के थ्रू आपको शेयर कर देंगे, और मुझे लगता है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं पावर पॉइंट की। पावर पॉइंट का मतलब होता है प्रेजेंटेशन देना। प्रेजेंटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, अगर जब हमारे पास, हम इसमें भी नॉर्मली लिखते ही हैं और वर्ड में भी लिखते थे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इसमें भी होगी और उसमें भी होगी, तो क्या है इसमें, क्या है जो उसमें नहीं था, उसमें ये नहीं था कि हम, तो पहली बात तो जो हमारे पास पहले पेज था वर्ड में था, एक्सेल में हमारे पास वर्कबुक आई, शीट आई थी, यहाँ जो पावर पॉइंट में जो हमें मिल रही है वो है स्लाइड्स, ठीक है ना। और तो जो सबसे पहली आपकी स्लाइड होती है उसे हम टाइटल स्लाइड कहते हैं। इसमें करीब करीब 8 प्रकार की स्लाइड्स होती हैं, जिनमें आपको ब्लैंक भी होती है, कंपैरिजन भी होती है, डिफरेंस भी होता है, डेफिनेशन, टाइटल एंड कंटेंट भी होता है, टाइटल, इमेज एंड कंटेंट भी होता है। अलग अलग तरह की स्लाइड्स हैं जिसको आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन स्लाइड्स का यूज क्या है, पेज पे भी लिख सकते हैं हम, वो तो टेबल बनाकर बिना किसी टेबल के, बट फायदा क्या है उसका, इस वो हमें बताना है। आप उसके लिए देखते हैं, तो देखिए ये जो पेजेस होते हैं ना, हम के साथ में एक फीचर अप्लाई करते हैं, वो है ट्रांजिशन एंड एनिमेशन। जो आपका, देखिए प्रेजेंटेशन का मतलब है, पावर पॉइंट का मतलब है प्रेजेंटेशन देना। प्रेजेंटेशन किस तरह से आप कोई भी कंटेंट किसी के सामने रख रहे हैं। आपने कोई भी, मान के चलो आपने कोई स्क्रिप्ट पढ़ी है, ठीक है ना, आप जब क्लासेस में थे, छोटी छोटी क्लास में हिंदी की कहानियाँ पढ़ते थे, पढ़ने में आपने देखा और उसी टाइम आपको कार्टून देखने को मिल गए, तो आपने क्या समझा ज़्यादा, आपको वो कहानी समझ में आई या ना आई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपने जो कार्टून देखा होगा वो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि पहले वो किस तरह से आए, उनमें क्या बात हुई, वो किस तरह से गए, कैसे लड़ाई हुई, क्या हुआ, तो वो सभी आप बहुत अच्छे से जानते, क्योंकि वो एक प्रेजेंटेशन थी, स्क्रिप्टेड था लेकिन प्रेजेंटेशन थी, वो आपको समझाया गया। तो इसीलिए आजकल ये होता है, पहले कॉमिक्स की बुक आती थी ज़्यादा, फिलहाल में आती हैं मूवीज़, वेब सीरीज, सीरियल्स, तो और हमारी वीडियो सीरीज भी। तो आप ये वेब सीरीज, सीरियल्स, मूवीज़, इनको नेगलेक्ट कीजिए और हमारे ट्यूटोरियल्स लीजिए। मे भी आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उनकी प्रिपरेशन कीजिए। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, मात्र ₹1 में इंग्लिश की क्लास किस तरह से पढ़नी है, किस तरह से आपको ये जानना है इंग्लिश में हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो टाइटल, बस प्रेजेंटेशन में बस यही याद रखना है। सबसे पहली बात, हाँ ये बताया था मैंने, .docx आपका वर्ड का, और .xlsx आपकी एक्सेल का,
डॉट पीपीटी एक्स आपके प्रेजेंटेशन का क्या होता है एक्सटेंशन। मतलब ये भारद्वाज फैमिली से है, ये चौहान फैमिली से है, और ये देशमुख फैमिली से है, ठीक है ना। मतलब एक एक्सटेंशन होता है, वो बताता है कि ये फाइल किस एप्लीकेशन की है, इसका क्या यूज होता है, ठीक है ना। द नेक्स्ट वन इज डॉस, MS डॉस। तो देखिए सीधी सी बात इसमें बात इतनी है कि इसमें हम कमांड का यूज करते हैं। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम GUI बेस्ड बोलते हैं। तो भी देख लेते हैं क्या होता है ये। कमांड यूजर इंटरफेस, इसमें जो हम कमांड देते हैं यूजर, और उसके थ्रू हम कंप्यूटर से इंटरफेस कर पाते हैं, मतलब आमना सामना कर पाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमें फिलहाल में यहाँ पे ध्यान देना है। कमांड, अब कमांड होती है दो तरह की, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है ना। अब समझ लीजिए वजह क्या है, ये CUI क्या होता है, और इसके साथ में एक कॉन्सेप्ट और होता है GUI। ये क्या हो, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, CUI है, मतलब आप कंप्यूटर को कोई भी काम देंगे तो उसके लिए आपको कमांड टाइप करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल में आप जो भी आपकी, अगर आपके पास में कोई भी सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, तो आप उसमें क्या देखते हैं, विंडो। विंडो में क्या है, GUI है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। आप उसमें ग्राफिक्स के थ्रू इंटरफेस करते हैं कंप्यूटर के साथ में, लेकिन यहाँ पे इसमें हमें कमांड्स के थ्रू, अगर आपको कोई भी फोल्डर बनाना है तो उसके लिए क्या होता है, एक इंटरनल में आएगा MD, मेक डायरेक्टरी, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उस डायरेक्टरी का नाम लिखना पड़ेगा। तब आप एंटर कर देंगे तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा ये बनी है या नहीं बनी है। उसके लिए आप DIR, डायरेक्टरीज के लिए, मतलब द कलेक्शन ऑफ डायरेक्टरीज और फोल्डर्स, जिस भी फोल्डर के अंदर आप हैं उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, उसके लिए आपको DIR टाइप करना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी डिलीट करना है तो DEL आपको टाइप करना पड़ेगा, और जो भी डिलीट करना है उसका एक्सटेंशन, उसका पूरा पाथ आपको टाइप करना पड़ेगा। लेकिन GUI में क्या होता है, आप जहाँ भी हैं वहीं से सेलेक्ट किया, डिलीट किया, बस टाइप नहीं करना पड़ता, बस क्लिक करते जाओ और आपका काम हो जाएगा। लेकिन GUI में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी इसमें मिस्टेक होती है तो आप उसको फॉलो नहीं कर सकते। इसका देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल आप जानते होंगे, पहले जो कहते थे कि भैया ये पढ़ो लिखो या हमारा फ़ोन दिखाया हमारे फ़ोन में, लेकिन फिलहाल में आपके बच्चों को भी पता है कि उसमें गेम्स कहाँ मिलेंगे, कहाँ यूट्यूब पे कार्टून्स देख सकते हैं ना। उसमें कहते हैं भाई रेड सा बॉक्स दिखेगा, रेड अट्रैक्शन है उनका कलर की, मतलब ग्राफिक्स के लिए वो जो फॉलो करते हैं वो करते हैं ग्राफिक्स। लेकिन जो पहले, और ये फिलहाल में ये जो है ये CUI है, कमांड, मतलब पढ़ो लिखो ही काम कर सके भैया यहाँ, है ना। इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है आपको, पढ़ने की ज़रूरत है। अगर इसमें आप कोई भी कमांड दे रहे हैं और वो विफल होती है तो वो कमांड नहीं ली जाएगी, एरर आ जाएगा, और उसमें हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अब क्या होता है, आपने इस पर क्लिक किया, व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप क्लिक हो गया, ओपन हो गया, मैसेज टाइप किया, चला गया। अगर आपको मैसेज भी कोई इसमें भेजना है, कोई अगर आपको इसमें नेटवर्क के बारे में जानकारी लेनी, तो पिंग एक कमांड होती है, वो भी देखना होता है। वो आपकी जो कमांड है वो एक्सटर्नल कमांड होती है, ठीक है ना, नेटवर्क के लिए। अब हम इसमें तो कर लेंगे, अगर हम GUI बेस पे हैं तो GUI में हमें सभी एक एक कमांड किस किस के लिए यूज़ होती है वो सभी हमें पढ़ना पड़ता है, उसके बाद हम इस पर वर्क कर पाते हैं। बस इतनी सी बात है, इसमें हमें सिर्फ क्या करना होता है, कमांड के बेस पर हम अपने सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज आपका फाइल एक्सटेंशन है। तो देख लेते हैं जो इमेज है वो किस तरह की, मतलब उनका क्या क्या एक्सटेंशन हो सकता है, ठीक है ना। सबसे पहली बात है, इमेज है तो JPEG, द मोस्ट कॉमन, BMP और PIF, PNG,
द मोस्ट कॉमन JPG जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, बिट मैप पिक्चर, ग्राफिक इंटरफेस फॉर्मेट, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है ना, ये आपके लिए इमेज के लिए है, क्योंकि आप किस इमेज को किस तरह से उसका क्या एक्सटेंशन दे सकते हैं उसके लिए होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं आपके लिए ऑडियो की। तो ऑडियो में सबसे पहले MP3 गाने, और एक होता है वेब की फॉर्म में गाने होते हैं। ठीक है ना, और इसके बाद में आपके लिए जो हो सकता है वो है AAC, एडवांस ऑडियो कोडिंग। नॉर्मली वीडियो के लिए MP4, MP3 का मतलब होता है MPEG लेयर 3, MPG मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो इसके लिए आप वीडियो के लिए भी कर सकते हैं एक्सपर्ट ग्रुप या एक्सपर्ट ग्राफिक्स। ठीक है ना, उसके लिए आप किस तरह से काम कर सकते हैं ये भी आप देख लेते हैं। और इसमें आप एक और ले लेते हैं। ठीक है ना, ये आपके एक्सटेंशन होते हैं। अगर इससे भी अलग आपके जो एक्सटेंशन होते हैं नॉर्मली, जैसे कि .htm या फिर HTML, .xml, .docx, .s, .net, .com, .in, .edu, ये अलग अलग चीज़ है कि मैं आपको अलग अलग दिखाती हूँ। या तो ये आपके नेटवर्क के एक्सटेंशन हो सकते हैं, ठीक है ना, और या तो आपकी किसी भी फाइल की। और अगर आपकी कोई भी जैसे .psd, है ना, ये आपके लिए होते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो की। तो इसमें हम आपको जो बताने वाले हैं वो है आपका इंटरनेट। ठीक है ना, इंटरनेट जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी इसमें आप नेटवर्क की सभी मोड्स, ट्रांजिशन, ट्रांसमिशन सभी जो होगा उसके लिए हम आपको नेक्स्ट क्लास करेंगे। और जो भी है हमने पढ़ा है इसको रिवाइज करते रहिएगा, और जो भी डाउट हो वो आप हमें बताते रहिएगा। थैंक यू।